इस्कॉन के प्रमुख संत चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के बाद बवाल मचा हुआ है। तमाम हिंदू संगठन चिन्मय प्रभु की रिहाई की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रदर्शनकारियों पर भी हमले किए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए और उनके तमाम अल्पसंख्यक हैं जो उनकी सुरक्षा की मांग करते हुए इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले भी यूनुस प्रशासन की प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला इस्कॉन के चिन्मय कृष्णन दास का है, जिन्हें सोमवार को पुलिस ने ढाका हवाई अड्डे से उठा लिया। भारत ने चिन्मय कृष्णन की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, ये घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों के हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमलों के बाद घटी है। पहले भी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। हिंदू मंदिरों को अपवित्र करने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि शांतिपूर्ण सभाओं के लिए अधिकार मांगने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। चिन्मय कृष्ण दास को मंगलवार को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरअसल 31 अक्टूबर को चटगांव में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकार की मांग को लेकर आयोजित रैली में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। हालांकि उन्होंने इन आरोपों से इनकार करते हुए रैली में शामिल होने की वजह से निशाना बनाए जाने की बात कही है। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां भाजी हैं। वहीं बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया है, जिसमें कम से कम 50 लोगों के घायल होने की खबर है। इस बीच इस्कॉन ने भी चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त की है और उन पर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद और अपमानजनक बताया है। उन्होंने भारत सरकार से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। बहरहाल इन घटनाओं ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कट्टरपंथी समूहों के हिंसक रवैये और यूनुस प्रशासन की निष्क्रियता ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया है। तो इस पूरे विषय पर चर्चा की जरूरत है और आज यही हमारा विशेष है, बांग्लादेश, हिंदुओं पर अत्याचार, भारत का कड़ा रुख। आज हमारे विशेष चर्चा का विषय है हिंदुओं पर अत्याचार, भारत पर कड़ा रुख। भारत का कड़ा रुख, दरअसल बांग्लादेश की बात कर रहे हैं और इस पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिंदुओं पर अत्याचार, भारत का कड़ा रुख, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ दिलीप सिन्हा, जो कि फॉर्मर डिप्टी हाई कमिश्नर रहे हैं बांग्लादेश के। बहुत स्वागत है दिलीप सिन्हा जी आपका। और हमारे साथ में प्रोफेसर संजय भारद्वाज, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू दिल्ली से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ में हैं। प्रोफेसर भारद्वाज, बहुत स्वागत है आपका। और एम्बेसडर सिन्हा, अगर हम आपके साथ इस पूरे विषय की चर्चा की शुरुआत करना चाहें, जिस तरह के हालात बांग्लादेश में देखे जा रहे हैं, जिस तरह से एक संत को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर दिया जा रहा है, जिस साजिश की बात हो रही है, क्योंकि वो एक रैली में शामिल थे, क्योंकि वो हिंदू हितों की बात कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, तमाम उनकी मांगे हैं, किस तरह से देखते हैं? और इस पर फिर भारत का जो एक सख्त रवैया आया है, कैसे देखेंगे इसको? बांग्लादेश में जब से ये सरकार गिरी शेख हसीना की, और उसके बाद से जब से ये सरकार बनी है मोहम्मद यूनुस की, इस समय से जो चरमपंथी संगठन वहाँ के हैं, जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट संगठन हैं, उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है और अराजकता बहुत फैल गई है। बदले की भावना से ये लोग काम कर रहे हैं। अधिकांश जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं बांग्लादेश में, वो समर्थक थे अवामी लीग के। तो अवामी लीग के समर्थक और ये जो माइनॉरिटीज जो है बांग्लादेश में है, इनके विरुद्ध बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। इनके मंदिरों पर आक्रमण हुए हैं, लोगों पर आक्रमण हुए हैं। तो इस पर, इसके खिलाफ जो सरकार है मोहम्मद यूनुस की, वो कार्रवाई नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये सरकार, इसका कोई संवैधानिक औचित्य तो है नहीं और इसके पीछे समर्थन जो है वो केवल मुख्यतः जमात का और कुछ चरमपंथी संगठनों का है, या कुछ विद्यार्थी संगठनों का है, कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का है, जो कि
चरमपंथियों के साथ मिले जुले हैं। यहाँ तक कि बीएनपी जो प्रमुख विपक्षी दल है, उसका भी समर्थन बहुत मजबूत नहीं है इस सरकार के लिए। तो ये सरकार अच्छा और ये जब विद्रोह हुआ उसके तुरंत बाद पुलिस को बहुत हद तक इन लोगों ने लेकर निरस्त कर दिया। इसके कारण कि कानून और व्यवस्था जो है वो अब आर्मी के हाथ में चली गई है, जो हर जगह नहीं पहुंच पा रही है। और ये चरमपंथी जो संगठन है, ये कानून और व्यवस्था अपने हाथ में लेकर इन माइनॉरिटीज के खिलाफ खास करके कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके कारण कि वहां की जो स्थिति है वो बहुत ही नाजुक हो गई है। जी, निश्चित तौर पर नाजुक हो गई। प्रोफेसर भारद्वाज, ये भी समझना चाहेंगे कि क्या इन पर कोई बस नहीं है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन तमाम जो हमले हो रहे हैं, ये जो प्रदर्शन अभी कर रहे हैं जो तमाम हिंदू संगठन, उस पर भी हमले किए जा रहे हैं, तो और जो प्रशासन है वो मूक दर्शक बना हुआ है, तो क्या इसका वे आउट हो सकता है? किस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव या भारत किस तरह से प्रेशर बना सकता है? कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहली बात कि जो अभी इंटरिम सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार नहीं है, इसको लेजिटिमेसी क्राइसिस है। और ये लेजिटिमेसी क्राइसिस जिस तरीके से जनता का एक विद्रोह इनके खिलाफ बढ़ता जा रहा है, असंतोष बढ़ता जा रहा है, वो हिंदू संगठन है या जितने भी माइनॉरिटी संगठन है, या आप ये कहिए कि जो प्रोग्रेसिव लिबरल डेमोक्रेटिक मुस्लिम लोग भी हैं, वो भी इस सरकार के खिलाफ लामबंद होते जा रहे हैं। तो सरकार की जो अस्थिरता और जो इनकी जो एक तरीके से जो अनकंफर्ट है, वो उसको दबाव और कोहर्स के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि लोगों पे सेडिशन के केस, राष्ट्रद्रोह के केस लागू कर रहे हैं। और खासकर जब मैं हिंदू समुदाय की बात करते हो, तो ये जो अभी सत्ता में है, जिनको आप केयरटेकर, इंटरिम केयरटेकर गवर्नमेंट कह सकते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा जो ताकत है वो जमात इस्लाम का है। जमात, इसके पीछे जो कट्टर रेडिकल फोर्सेज है, जो पाकिस्तान की जो अपनी जो धार्मिक उन्मुखता है उसको कैरी करते हैं पाकिस्तान के दिनों से ही उन्हीं। तो ये लोग इस जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, इनको सीधा सीधा अटैक करते हैं। अभी नहीं, ये 1948 में उर्दू भाषा थोपना चाहते थे, 1971 में ये पाकिस्तान का हिस्सा रहना चाहते थे, 1975 में इन्होंने संविधान को बदल दिया, उसका जो सेकुलर ढांचा था उसको खत्म कर दिया। तो ये हमेशा जो धार्मिक सहिष्णुता और सेकुलर जो फोर्सेस हैं, जो बंगाली राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उनको कोर्स और शक्ति और दबाव के माध्यम से दबाने का प्रयास करते हैं। और उसी कड़ी में जो पुंडरिक क्लाम के जो संत हैं, इनको, चिन्मय जी को, इनको गिरफ्तार किया गया है सेडिशन के केस में। इनकी बेसिकली 8 मांगे थी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है, जिनका रेशियो बांग्लादेश में नियमित रूप से घटता जा रहा है, 1948 में 30% थे, 71 में आते आते 15% और आज 8% से भी कम बांग्लादेश में हिंदू रह गए। तो जो अत्याचार हो रहे हैं, और खासकर जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 जो डिवीजन है, उनमें ज्यादा होता है, कुमिल्ला, चटगांव और रंगपुर। और इसमें जब दुर्गा पूजा थे, उनके पंडाल पे भी जिस तरीके से हिंदुओं ने तांडव किया और हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, तो ये सरकार इसके माध्यम से डरा धमका के अपनी सत्ता को काबिज करना चाहते हैं। रही बात अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी की, निश्चित रूप से जो चिन्मय दास है, ये इस्कॉन के स्पोक्स पर्सन रहे हैं। ये जो सर्वसम्मत सनातन जो जोत है, उसके भी अध्यक्ष रहे हैं, और इनको अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पर जो मोहम्मद यूनुस की सरकार बैठी हुई है, उसको अमेरिका का वर्चस्व प्राप्त है, और अमेरिका का जमात के साथ भी नेक्सस है। जो अमेरिका माइनॉरिटी ह्यूमन राइट्स की इंडिया में बात करता है, वो अमेरिका वहां बांग्लादेश में नहीं देख पा रहा है। उसमें बाइडेन और जो डेमोक्रेट्स हैं वो समर्थन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चिंता का विषय, भारत एक सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्स होने के बाद इंक्लूसिव राष्ट्रवाद की बात करते हुए भारत को बांग्लादेश पे एक सख्त रुख अपनाना पड़ेगा, ताकि जिस तरीके से हिंदू कम्युनिटीज पे जो अत्याचार हो रहे हैं उन पे कमी हो। और इसमें जो भारत पे दूसरा दबाव बढ़ेगा, अगर इस तरीके के परसिक्यूशंस हुए और इस तरीके के मारकाट अगर हिंदू और बुद्धिस्ट कम्युनिटीज के साथ, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के साथ, तो उनको ये फोर्सफुली इंडिया में धकेलने का वे प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि भारत की सरकार निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है। भारत की सरकार को और शक्ति के साथ में बांग्लादेश की जो वर्तमान सरकार है, जो
जो जिसको लेजिटिमेसी क्राइसिस है उसके साथ सख्ती से सामना उनको सामना करना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा, ताकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जो प्रोग्रेसिव और लिबरल डेमोक्रेटिक मुस्लिम्स भी हैं, उन पे अत्याचार रुके। और जो ताकतें हैं वहां पे अभी जो खंडित कर दी गई, जो एक तरीके से नेक्सेस बना के खंडित कर दी गई, मुझे लगता है उनको संगठित करके अवामी लीग और जो लिबरल डेमोक्रेटिक फोर्सेज उनको मजबूत करने की जरूरत है, ताकि बांग्लादेश का जो अपनी अस्मिता है, जो 1971 की जो उनकी भावना थी, इस पर और आगे बात करेंगे, इस पर और आगे बात करेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि भारत को पूरी शक्ति के साथ में अपने पूरे इस पूरे मामले को उठाना चाहिए, कि मैं एम्बेसडर सिन्हा से समझना चाहूंगा, क्या ऑप्शंस हैं भारत के पास या अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के पास, यूएन के पास हम जा सकते हैं क्या? मैं समझना चाहूंगा कि इसमें क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से खुलेआम अत्याचार हो रहे हैं और एक के बाद एक वहां मामले सामने आते जा रहे हैं, प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। देखिए, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो केवल वक्तव्य दे सकता है, उसे किसी प्रकार की कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। कहीं कहीं कुछ देशों में, पश्चिमी देशों ने कार्रवाई करने की कोशिश निश्चित रूप से पहले की थी, और संयुक्त राष्ट्र तो एक मेंबर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा सदस्य चाहेंगे वैसा संयुक्त राष्ट्र करेगा। और जब तक वहां पर जो ये अंतरिम सरकार है उसे समर्थन प्राप्त रहेगा कुछ विदेशी ताकतों का, तो वहां संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप करना तो नामुमकिन है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से भारत जैसे देश इस पे आवाज उठा सकते हैं, ताकि जो उनके कंसर्न्स हैं उनको हम व्यक्त कर सकें और दुनिया को बता सकें कि ये सरकार जो है, जो आई है, ये मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, और वहां पर जो प्रजातंत्र का जो हनन हुआ है उसके खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए हमें, क्योंकि इस सरकार की कोई औचित्य, कोई लेजिटिमेसी इस सरकार की नहीं है। और वहां जो समर्थन प्राप्त है इसे जमात और वैसे ही चरमपंथी संगठनों का, वो नहीं चाहेंगे कि वहां चुनाव हो, क्योंकि चुनाव में वो संगठन कभी जीत नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार के उपद्रव मचाएंगे ताकि चुनाव स्थगित होते रहें और वो सत्ता में इसी प्रकार बने रहें। एक बात और सामने आती है कि जो ये सरकार है वो यूएस बैक्ड मानी जा रही है। ऐसे में जब यूएस में सत्ता बदल चुकी है और अब जब जनवरी में सत्ता यानी कि सामने तौर पर, अभी तो जिसको कहते हैं कि वहाँ पर चुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन एक बार जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे उसके बाद क्या आपको लगता है कि स्थितियाँ बदलेंगी? तब तक कुछ वेट करना चाहिए या क्या और ऑप्शंस भारत के पास बचते हैं? भारत को निश्चित रूप से यह प्रयास करना चाहिए कि दुनिया के जितने भी देश हैं उन सब में ये आवाज उठाई जाए कि बांग्लादेश के अंदर जो इस तरह का जो अत्याचार हो रहा है उसे रोका जाए। और निश्चित रूप से जो डोनाल्ड ट्रंप जो जीते हैं, उन्होंने जो वक्तव्य दिया था चुनाव के तुरंत बाद ही दिया था उन्होंने वक्तव्य, बांग्लादेश में जिन्होंने चिंता व्यक्त की थी हिंदू के ऊपर जो आक्रमण होता उसके बारे में, उससे हम ये आशा कर सकते हैं कि अमेरिका की जो नीति है वो थोड़ी और सख्त होगी। लेकिन हमें देख के चलना होगा कि इस वक्त बांग्लादेश में पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है अपने संबंध सुधारने का इस अंतरिम सरकार से, चीन भी कोशिश कर रहा है, अमेरिका ने तो खैर लोग मानते हैं कि ये पूरा विद्रोह जो हुआ है अमेरिकन समर्थन से हुआ है। और अभी कुछ दिनों मेरे ख्याल से कल ही सऊदी अरब के जो राजदूत थे उन्होंने जाके मुलाकात की है पीएनपी की जो अध्यक्ष हैं खालिदा जिया, उनसे। तो इस प्रकार ये जो अंतरिम सरकार और जो विपक्ष के जो दल हैं उनको कुछ देशों का समर्थन प्राप्त है। भारत को ये प्रयास करना होगा कि इस प्रकार कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बांग्लादेश को नहीं मिले और जो मानवाधिकार का जो उल्लंघन हो रहा है उसके विरुद्ध दुनिया में एक आवाज उठ सके। जी प्रोफेसर भारद्वाज, हम देखते हैं कि तमाम देशों में या भारत में या कहीं भी किसी भी तरह का अगर कोई एक छोटा सा भी मामला होता है तो तमाम मानवाधिकार संगठन जो है वो बड़े जोर शोर से आवाज उठाते हैं। यहाँ पर वो चुप्पी दिखाई दे रही। बल्कि मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं कि जब कोई इस तरह का राजनीतिक प्रश्न उठता है और भारत सरकार कोई सवाल उठाती है तो ये दिखना चाहिए कि वो जो एकता है वो भारत के राजनीतिक दलों में भी होनी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश के मुद्दे पर हम देख रहे हैं कि तमाम राजनीतिक दल हमारे यहाँ भी चुप्पी साधे रहते हैं। कैसे देखते हैं इसको?
नहीं, निश्चित रूप से देखिए जहां तक राजनीतिक दलों की बात है तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पे भारत में राजनीतिक दलों में एक सहमति है इस बात को लेके। और जब शेख हसीना को वहां से पदच्युत किया गया तब भी अपोजिशन पॉलिटिकल फोर्सेस ने समर्थन दिया था, लेकिन उतना स्ट्रांगली नहीं आते। खासकर मैं बंगाल की बात करता हूं तो ममता बनर्जी कोई स्टेटमेंट नहीं देती जिस तरीके से अत्याचार हिंदुओं पे हो रहे हैं। उनको खुल के आना चाहिए और हिंदुओं कम्युनिटी जो बांग्लादेश में उनका समर्थन करना चाहिए, लेकिन वो कभी नहीं आती क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ दल जो वहां पे मैटर करते हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल की तृणमूल सरकार, वो उनको स्टेटमेंट देना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी और मानवाधिकारों की बात है तो बात मान के चलिए कि अमेरिका जैसा देश दोगलापन की राजनीति करता है। वो आतंकवाद पे भी दोहरे मापदंड है और मानवाधिकारों पे भी दोहरे मापदंड है। उनको जो जमाते इस्लाम बांग्लादेश का उससे प्यार है, लेकिन जो ईरान में और मलेशिया में जमाते इस्लाम है उससे दुश्मनी है। तो ये जो दोहरा मापदंड है, जो कट्टरपंथी ताकतों के साथ जो नेक्सस बना के अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स जो अपना खेल खेलती हैं इन देशों में, वो उसको बंद कराना चाहिए। भारत एक शक्ति है, भारत को इस बात को अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के सामने ले जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि भारत को दो तरीके की नीति अपनानी चाहिए। पहली बात कि हमको डिटरेंस बाय पनिशमेंट, अगर नहीं सुधरते हैं बांग्लादेश में तो निश्चित रूप से हमको जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया उसी तरीके से वहां की सरकार पर भी निश्चित रूप से सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। दूसरा जो बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमको डिनाइल स्ट्रेटेजी, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार और जो बहुमत में जो लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, वो हिंदुओं को धकेलने का कोशिश करेंगे तो हमको बॉर्डर सिक्योरिटी को भी मजबूत करना पड़ेगा। और जो जिस तरीके का एक कट्टरपंथवाद, जो आतंकवाद बांग्लादेश में पनपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2001 से 2006 के बीच में उन्होंने यही तांडव किया था, बांग्लादेश को एक तरीके से पाकिस्तान की राह पे लेके चल दिए थे। उनको दोबारा से भारत को सख्ती से आना चाहिए। मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं कि भारत ही नहीं, जो बांग्लादेश के जो डेमोक्रेटिक और सेकुलर लोग हैं वो भी इन लोगों को धजा बताएंगे। उन्होंने 2007 में भी उनके खिलाफ, ये कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ मजबूत होके और शेख हसीना की सरकार को वापस से सत्ता में लेके आए थे। तो मुझे लगता है कि जो ये एक स्ट्रॉन्ग नेक्सस, एक स्ट्रॉन्ग एक कोलिशन होगा, भारत के सेकुलर डेमोक्रेटिक और बांग्लादेश के सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस एक साथ मिलके ये जो कट्टरपंथी ताकतें वहां अपने मंसूबे को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रही है, अपने पैर जमा रही, उनको सीधा एक कड़ा जवाब देने का जरूरत समय आ गया है। निश्चित तौर पर कड़ा जवाब देने का वक्त आ गया है और निश्चित तौर पर आगे कार्रवाई होगी, ऐसी इस बात की उम्मीद है सभी को। फिलहाल फॉर्मर डिप्टी हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश दिलीप सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका एम्बेसडर सिन्हा। और प्रोफेसर संजय भारद्वाज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर भारद्वाज आपका भी। और इस